Hello dear students, welcome to another online lectures of City Group of College, and this is the lecture for all the 6 semester students of income tax class. Okay, so we have started unit 1, lecture 1 in the last video, so we will continue with the lecture 2 in this video. Okay, so in the lecture 1 we have already studied read about the basic concepts or the इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स और हमने सिलेबस भी देखा था. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, history of income tax in India, and assessment year, previous year, the basic concept. These are the term that is used in the income tax. So we have covered in assessment year, previous year. These things we have already covered in the last session. So after covering the person SSC definition and after doing a short assessment, now we will study further in the income tax. So till now we have covered basic meanings of so many terms. Now we will study further in the income tax subject. Okay, so today as I have already told you in the last lecture कि हमने SSC के बारे में पढ़ा था, right? As we can see, हमने लास्ट टाइम एसएससी की डेफिनेशन कवर करी थी. जो लास्ट डेफिनेशन वी हैव कवर्ड दैट इज द एसएससी. हमने एसएससी के बारे में पढ़ा था कि एसएससी होता क्या है. ठीक है, सो इसमें एसएससी मैंने आपको कहा था इसमें 2 टर्म और निकल के आए थे, डीम्ड एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट. तो अब इन्हीं दोनों के बारे में नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं. डीम्ड एसएससी आज का हमारा पहला टर्म है. व्हाट इज डीम्ड एसएससी? Any individual might be assigned the responsibility of paying tax by the legal authority and such individual are called deemed SSC. तो deemed SSC कब कोई कहलाता है, ठीक है, ये देखना है. तो यहाँ deemed SSC का क्या मतलब है ये देख लेते हैं. deemed SSC का मतलब है कि जैसे कोई एक पर्सन है, एक्स को लेते हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाता है. जस्ट सपोज एक्स इनकम थी प्रीवियस ईयर में 20 लाख. ओके, एंड 20 लाख थी, उसके ऊपर टैक्स अभी ड्यू था, उसने ये टैक्स अभी पेमेंट करी नहीं. बिफोर पेइंग द टैक्स लायबिलिटी ही सम डाइड, उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट और एनी डिसीज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्स की जो टैक्स लायबिलिटी ड्यू थी, जो कि उसको पे करनी थी, अब वो तो नहीं रहा. ठीक है, तो उसके बाद उसका जो भी लीगल हेयर होगा, ठीक है, जो भी उसका लीगल हेयर होगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स, दैट पर्सन विल पे द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स. इज दैट क्लियर? सो यहाँ से एक्स का लीगल हेयर, सपोज एक्स का एक बेटा था वाई, ठीक है, वाई उसका बेटा था. तो एक्स की डेथ के बाद ये हो सकता है कि जैसे उसका एल्डेस्ट सन वाई है, तो एल्डेस्ट सन वाई विल बी द रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स लायबिलिटी. ओके, सो हियर वाई विल बी व्हाट? वाई विल बी डीम्ड एसएससी एज पर, मतलब माना गया हुआ एसएससी इसे कहेंगे, माना गया हुआ एसएससी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. अब ऐसे केस में डीम्ड एसएससी आपका यूजुअली लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा और लीगल हेयर ऑफ द डिसीज पर्सन. मतलब डीम्ड एसएससी तभी टर्म यूज आता है जब जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ड्यू होती है उस पर्सन को कुछ हो जाए. ठीक है, इट मीन्स वो उसकी डेथ हो जाए, डिसीज्ड पर्सन बन जाए वो, तो उस केस में उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा tax liability will fall upon that person. एंड यहाँ पे जैसे y ने 10 लाख ने ये 12 लाख की इनकम नहीं अर्न करी थी, x ने करी थी, बट एज x डाइड तो उसके बेटे के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो पे करे क्या, टैक्स. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द डीम्ड एसएससी. Now let's see the next meaning of SSC in default. I hope deemed SSC की meaning clear होगी. सो नेक्स्ट है उसी में एसएससी में एक और टाइप है एसएससी इन डिफॉल्ट. एसएससी इन डिफॉल्ट का क्या होगा ये पहले पढ़ लेते हैं. एसएससी इन डिफॉल्ट इज अ पर्सन हु हैज फेल्ड टू फुलफिल हिज स्टैट्यूटरी obligation as per the income tax act, such as not paying the taxes to the government or not filing his income tax return.
ओके तो यहाँ एसएससी इन डिफॉल्ट उस पर्सन को कहा गया है जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ड्यू करी थी, बट दैट पर्सन फेल्स टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न एंड फेल्स टू पे द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ड्यू करती है एंड उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, उसको टैक्स लायबिलिटी पे करनी है एंड ही डजंट पे द टैक्स लायबिलिटी, उस पर्टिकुलर पर्सन को कहते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एम्प्लॉयर है, उसे सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो इसमें मेंशन है। सपोज एन एम्प्लॉयर, सपोज जैसे एक कंपनी है, ए कंपनी। ठीक है, अब ए कंपनी का काम ये है कि उसे जो भी अपनी एम्प्लॉय की सैलरी होगी, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होगी उसे टैक्स डिडक्ट करके देना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। It's the responsibility of a company to deduct the tax, ठीक है, to deduct the tax from the employee's salary, and this tax need to be submitted to whom? Government, by the A company, okay, on the specified date. But employer A कंपनी ऐसा करने में फेल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एसएससी इन डिफॉल्ट कौन होगा? एम्प्लॉय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को ऑलरेडी पता है कि उसको सैलरी मिल रही है टैक्स डिडक्ट करके, तो वो ऑलरेडी इस जिम्मेदारी से फ्री है कि भाई मेरे को तो टैक्स पे ही नहीं करना, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि तुमको टैक्स डिडक्ट करके सैलरी मिलनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता इस चीज़ का, वो बस अपनी सैलरी रिसीव करेगा। ठीक, और उसका एक काम होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, दैट्स इट। तो यहाँ एक कंपनी का काम था टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करना, और अगर एक कंपनी ये नहीं करती है कि अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करके उसे नहीं देती है, ठीक है, मतलब भले ही ऐसा किया हो, जैसे सपोज ऐसा कर देते हैं कि एक कंपनी ने क्या किया है कि एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी टैक्स डिडक्ट करके ही दी, बट एक कंपनी ने गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स पे ही नहीं किया, ऑल दोनों ने अपने एम्प्लॉय की सैलरी से ऑलरेडी टैक्स डिडक्शन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल मानेगी कि टैक्स नहीं आया है? यहाँ एसएससी इन डिफॉल्ट ए कंपनी हो जाएगी, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जिसकी ये ऑब्लिगेशन थी, स्टैचुरी ऑब्लिगेशन की, उसको ये टैक्स लाइबिलिटी बियर करनी है, उसको ये टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है। दैट्स दी ऑब्लिगेशन ऑफ द ए कंपनी, नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे एसएससी इन डिफॉल्ट कौन हुआ? ए कंपनी हुआ, ना कि एम्प्लॉयज हुए। सो आई होप दिस इज क्लियर कि एसएससी इन डिफॉल्ट क्या था, मतलब जिसकी ऑब्लिगेशन, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि उसे टैक्स पे करना है टू द गवर्नमेंट, वो ये काम ना करे। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे ए कंपनी का एम्प्लॉयर जो होगा वो एसएससी इन डिफॉल्ट होगा रादर देन एम्प्लॉय। अब आप किसी भी, अगर आपके जानने में कोई वर्किंग पर्सन है प्राइवेट कंपनी में, तो आप पूछ सकते हैं कि उनको सैलरी कैसे मिलती है। ये आपका एक काम होगा, एक असाइनमेंट होगा। आप किसी भी जानने में अगर जानते होंगे तो आप जाइएगा, उनसे पूछिएगा कि उनको सैलरी आफ्टर डिडक्शन कितनी मिलती है और क्या उनकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट होके मिलता है। ठीक है, तो ये आपको एक लाइव एक एग्जांपल देखने को मिलेगा, आपको लाइव पता चलेगा कि हाँ ठीक है, कि ऐसा सच में होता है कि ये सैलरी से कुछ डिडक्शंस करके मिलते हैं, कुछ टैक्स डिडक्ट होके भी मिलता है, काफ़ी चीज़ें डिडक्ट हो जाते हैं। तो इफ़ आपके घर में ही कोई काम कर रहा हो, ट्राई टू गेट देयर सैलरी स्टेटमेंट, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि उनकी सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। ओके, सो हमने नेक्स्ट कवर कर लिया एसएससी इन डिफॉल्ट। अवर नेक्स्ट term is representative SSC. Let's study the representative SSC. Representative SSC, we can say there may be case in which a person is liable to tax for the income by a third party. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि जैसे एक मिस्टर एक्स है, ये एक केस यहाँ पे जो लिखा है, कंसिडर मिस्टर एक्स है, वो अब्रॉड में रहते हैं 7 सालों से, बट उसको क्या कहते हैं, इंडिया से कुछ ना कुछ इनकम होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मिस्टर वाई की हेल्प लेते हैं। एक्स स्टेज इन सपोज अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में रहते हैं भाई एक्स। ठीक, अब यहाँ पे वो तमाम सब यहाँ रहे, पर एक्स का घर है इंडिया में, और इससे उन्होंने रेंट पे दे रखा और अच्छा खासा रेंट रिसीव करते हैं। तो भाई ये भी तो क्या हुई, इनकम हुई ना।
सो वी हैव सीन द एग्जाम्पल कि अगर एक्स जो कि रहने वाला कहाँ का अमेरिका का और उसे इंडिया से कोई ना कोई इनकम हो रही है, अब वो ऑब्वियसली बात है टैक्स फाइल करने इंडिया नहीं आ सकता है, तो यहाँ उसने सहारा लिया वाई का। उसने कहा वाई से कि आप मेरे बिहाफ पे टैक्स फाइल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ वाई कैसे एक्ट कर रहा है, वाई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करना होगा टैक्स फाइलिंग को, तो वो मिस्टर वाई से पूछेंगे नेसेसरी डॉक्यूमेंट के लिए, ना कि मिस्टर एक्स से, क्योंकि मिस्टर वाई क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, मिस्टर एक्स को। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हम कह सकते हैं दैट रिप्रेजेंट समवन, ठीक है, जो किसी के बिहाफ पे इनकम टैक्स फाइल कर रहा होता है, लीगल गार्जियन की तरह एक्ट कर रहा होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए, डीम्ड एसएससी तब आपके केस में आता है जब किसी एसएससी की डेथ हो जाए, तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी लीगल हायर होगा, उसे हम कहेंगे एसएससी इन डिफॉल्ट, मतलब जिसकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है टैक्स लायबिलिटी पे करने की, वो अगर पे ना करे, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आपका वो एसएससी होता है जो किसी को लीगली रिप्रेजेंट कर रहा, जो लीगल गार्जियन की तरह एक्ट कर रहा होता है फॉर दैट एसएससी, और उसके बिहाफ पर टैक्स लायबिलिटी पे कर होता है। जब भी टैक्स फाइलिंग या इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी, तो उस रिप्रेजेंटेटिव से नेसेसरी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, बिकॉज ही इज एक्टिंग लाइक ही गार्जियन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसएससी। So these are the definitions that we have covered of the deemed SSC। यहाँ पे हमने टर्म पढ़े कि deemed SSC कौन होता है, SSC in default कौन होता है, और representative SSC कौन होता है। So let's move on to next term। The next term is meaning of income। इनकम का आपका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। इनकम टैक्स एक्ट का अकॉर्डिंग इनकम किसे कहा गया। अगर मैं अभी आपसे पूछूं इनकम क्या है, तो आप कहेंगे कि सैलरी है, और क्या है मैम, सैलरी जो हमें मिलती है वो हमारी इनकम है। नहीं, खाली जो सैलरी आपको बेसिक मिल जाती है वही इनकम नहीं है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको चाहे सैलरी, सॉरी, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपकी इनकम वो हर चीज़ कहलाएगी, चाहे आपको कैश बेसिस पे मिला हो या किसी बेनिफिट के टर्म्स में मिला हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं से भी किसी भी तरह का अगर कैश इनफ्लो हो रहा है इंडिविजुअल को, दैट विल बी इनकम। अब वो इनकम कहीं से भी हो, ठीक है। दूसरा, सिर्फ कैश बेसिस पे मिली हुई इनकम को ही हम इनकम नहीं मानेंगे। अगर किसी भी तरह का बेनिफिट अगर सर्व किया जा रहा है, जैसे एम्प्लॉय को काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है, कार बेनिफिट मिल जाता है, घर मिल जाता है रहने के लिए, ठीक है, लोन फैसिलिटी मिल जाती है, there are many facilities that are attached with some job। so कभी कभी आपके प्राइवेट जॉब के साथ आपको फैसिलिटीज के साथ साथ सैलरी मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी ही सिर्फ टैक्सेबल होगी, नहीं, उसकी सैलरी में आपकी बेनिफिट की वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी, एंड देन वो आपके सम अप करेगी एक इनकम, ठीक है। तो अब इनकम जो हमारी होती है वो हम बेसिकली इसी रीजन से हमने उसे 5 हेड में कैटेगराइज किया है, ठीक है, कि हमें कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है, उसे इनकम टैक्स एक्ट ने 5 हेड में कैटेगराइज किया है, ठीक। सो हम वो देखेंगे। सो 5 हेड आपके ये हैं। द फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब ये सैलरीड पर्सन के, मतलब आपको पहली एक इनकम, जो भी आपको इनकम सैलरी पर इनकम मिलती है वो इस हेड के अंदर आता है, ठीक है। ऑल दोज पीपल हु अर्न द लिविंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, उनकी इनकम आती है किस हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम द सैलरी। अब आ गया इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। अब ये हाउस प्रॉपर्टी से कौन सी आय की बात हो रही है, ऑब्वियसली बात है, हम सबको पता है कि जैसे कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा घर होते हैं, ठीक, तो वो एक घर में रहते हैं और एक घर को रेंट पे दे देते हैं, ठीक। सो ये जो इनको रेंट मिल रहा है हर महीने, ये इनकी क्या है, इनकम। सो अगर रेंटल इनकम है या किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की तरफ से आपको किसी भी रेंट इनकम मिल रही है, तो ये आपका किस हेड के अंदर जाएगी, इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई भी रेंटल इनकम मिल रही है अगेन, तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के हेड पे जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इफ एनी पर्सन, अगर सपोज वो सैलरी पर्सन नहीं है, सैलरी भी है, कोई पर्सन जॉब भी कर रहा है, साथ साथ उसका एक घर में छोटा सा बिजनेस भी है, या फिर डॉक्टर या फिर आपके लॉयर, ये सब प्रोफेशन कैरी करते हैं, इनके खुद की फर्म है, वहाँ से उनको इनकम हो रही है। तो अगर इस तरह के लोग हैं, किसी किसी ने किसी भी तरह का बिजनेस खोल रखा है, या कोई भी अपना प्रोफेशनल सर्विसेज का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वेदर इट डॉक्टर, वेदर इट लॉयर, वेदर इट्स द डॉक्टर और वेदर इट्स द लॉयर। सो इसमें हमें ये पढ़ा कि सो इसमें वी हैव स्टडीड कि कोई भी पर्सन जो अगर अपने बिजनेस से या अपने प्रोफेशन से किसी भी तरह की इनकम पा रहा है, तो वो इस थर्ड हेड के अंदर आएगा। उसे किस हेड के अंदर उसकी कंपटीशन होगी? इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट है कैपिटल गेन। अगर किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ में या घर बेच के, या जैसे कोई इंडिविजुअल अपना घर बेचा है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो ऐसे कोई भी तरह के गेन को हम कैपिटल गेन कहते हैं। जैसे घर बेच दिया, ज्वेलरी बेच दी, ठीक है, या आपके पास कोई ज़मीन थी, उसको क्या कहते हैं, सरकार ने अपने अंडर ले लिया और उसके रिगार्डिंग आपको कंपनसेशन दिया है। सो दीज आर द कैपिटल गेन जो आपको मिलते हैं, ठीक है। सो कैपिटल गेन आपकी जो भी पूंजी होती है, अगर उसको बेच के आपको किसी भी तरह का लाभ हो, तो उसे हम कैपिटल गेन के अंदर हेड में रखते हैं। अब है लास्ट हेड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, ठीक। सो इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज मतलब जो भी इनकम इन चार हेड पे ना लाई करे, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। जैसे लॉटरी है, आप केबीसी खेलने चले गए, आपको वहाँ से 1 करोड़ रुपये जीत के आ गए, इट्स अ गुड ड्रीम, राइट। सो आप केबीसी खेलने चले गए और वहाँ पे आपको 1 करोड़ जीत के आ गया, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। कहीं आपने लॉटरी टिकट खरीद लिया अनजाने में, आपको वहाँ लॉटरी लग भी गई, है ना, अच्छे सपने। सो ये एक हो गया कि ये क्या क्या है, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें गैम्बलिंग आ जाता है, हॉर्स रेस पे पैसा लगाना आ जाता है, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, लॉटरी आ गया इसमें। सो ये सारे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इन सारे हेड से अगर मिली हुई इनकम आपको, जैसे ज़रूरी नहीं है कि एक ही हेड से इनकम, आपको मल्टीपल हेड से भी इनकम रिसीव हो सकती है। अगेन मल्टीपल हेड से मतलब एक से ज़्यादा हेड से भी इनकम रिसीव हो सकती है। हो सकता है कि आपका सैलरी भी आप पा रहे हैं, आपका बिजनेस भी है, आपकी लॉटरी भी लग गई है, आपने रिसेंटली घर भी बेचा है, ठीक है। तो इन सारे हेड से मिली हुई इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा निकल के आता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो सीधे से कहेंगे आपका ये कि इन सब का सम अप क्या कहलाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। देन हम इसमें माइनस कर देते हैं डिडक्शन। सर्टेन डिडक्शंस आर इंडिविजुअल लाइबल टू गेट। उसका सेक्शन है 80C से लेके 80D, ठीक है, 80U तक। 80C से लेके 80U तक आपको सर्टेन डिडक्शंस मिलते हैं, एंड ये डिडक्शन आपका हेल्प करते हैं आपकी ग्रॉस इनकम को लेस करने में। फिर आपकी इनकम जो लेस होकर आती है, वो आती है आपकी टोटल इनकम। एंड आप जो इनकम पे टैक्स पे करते हैं, वो ये होती है टोटल इनकम पे वी पे दी टैक्सेस, ठीक है। अब यहाँ टैक्सेबिलिटी कैसे होती है टोटल इनकम की, दैट विल बी स्टडी इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो आज हमने मतलब जान लिया कि डीम्ड एसएससी क्या होता है, एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी क्या होता है, इनकम का मतलब क्या होता है, और ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम वो है सारे हेड से मिली हुई इनकम है, और जब उससे हम डिडक्शंस कर देते हैं 80C से लेके 80U वाले कोई भी डिडक्शंस आपको जो अवेलेबल हैं, इनके बारे में भी हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जब हम सारे डिडक्शंस कर देते हैं, तो हमें मिलती है क्या? टोटल इनकम। सो इस तरह से याद रखिएगा, ग्रॉस टोटल इनकम में इन सारे हेड का सम अप, देन इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस, देन हमारी आती है क्या? टोटल इनकम। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नाउ लेट्स डू दी असेसमेंट।
तो हमारे असेसमेंट में जैसे पहला क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि डीम्ड एसएससी कौन है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी फॉर सम अदर पर्सन। जब एक पर्सन को डीम्ड एसएससी तब माना जाएगा जब कोई अदर पर्सन ना रहे। तो एसएससी इन डिफॉल्ट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स पे करने के अंडर द एक्ट, बट वो नहीं पे कर पाता है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव से किसी को भी रिप्रेजेंट जो कर रहा हो सकता है कि कोई बाहर रहता हो, या तो माइनर कोई ने इनकम अर्न करी हो, उसका रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट हो जाएंगे, गार्जियन हो जाएंगे, उसका मैनेजर हो जाएगा। दीज आर दी रिप्रेजेंट। नेक्स्ट असेसमेंट ये हमने कल पढ़ा था, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि असेसमेंट ईयर हमारा होता है कि 12 मंथ पीरियड, जो कि कमेंस होता है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को हर साल। ठीक है, इस साल हम असेसमेंट ईयर में हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं और इनकम को एसेस करते हैं इंडिविजुअल के। नेक्स्ट है हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं। पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम other sources. So these are the assessment questions that can come from the today's lecture. So that's all for today's lecture. Thank you.